ये अपना करंट खत्म हो चुका था, करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर खत्म हो गया था। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, ये चैप्टर का ना ओवरव्यू, इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये चैप्टर में अगर हम एक मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये आसपास से अपनी कौन सी फील्ड, जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेट क्या फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर पता हो तो नॉर्थ से बाहर निकलती है, फील्ड लाइन से नॉर्थ से बाहर निकलती है, घूम के क्या करती है, ऐसे घूम के जाती है, ऐसी क्या होती है, फील्ड होती है। अगर दूसरा मैग्नेट नजदीक पे लाओ, नजदीक लाओ, तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रिपल्शन। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट क्रिएट करता है। अब पहले जब इलेक्ट्रिसिटी और वो सब डिस्कवर हुआ था, स्टडी जब स्टार्ट हुई थी, तो काफी सारे साइंटिस्ट थे। इसमें से एक था ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड ने वो कुछ करंट का ना एक्सपेरिमेंट करा था, वो शायद थोड़ी रियल है या मेडअप है पता नहीं, पर थ्योरी के हिसाब से क्या है, तो ऐसे सर्किट थी, मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट थी, वो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पे एमीटर डाल देते हैं करंट के लिए, और सर्किट के बाजू में है ना, ये स्विच ले लेते, सर्किट के बाजू में एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास पता है कि वो नॉर्थ की तरफ अलाइन होती है, जो नीडल होता है तो जैसे नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है। तो ऑस्टर्ड ने क्या देखा कि अगर स्विच क्लोज कर दे, स्विच क्लोज करने मतलब क्या, करंट फ्लो होगा। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब करंट फ्लो हो रहा था ना, तो डिफ्लेक्ट हुई नीडल। नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट कब होती है नीडल, जब आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आपने आजकल तो फोन में भी आता है मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखो, मैग्नेटिक कंपास कभी भी ऐसे नहीं रखते, नॉर्थ साउथ वो याद है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे नहीं होता है, नॉर्थ साउथ इधर ही होता है, ईस्ट वेस्ट भी यहाँ पे होता है। तो ऐसे मैग्नेटिक कंपास रखो, मान लो कि नॉर्थ ऐसे इस तरफ दिखा रहा है, ठीक है, तो आसपास इधर जो मैग्नेट फील्ड है वो क्या है, एक ही मैग्नेट फील्ड है, किसकी मैग्नेट फील्ड है, तो उसकी वजह से वो नॉर्थ दिखा रहा है। अब अगर मैं एक मैग्नेट नजदीक लाऊं तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक, डिफ्लेक्ट हो जाए। क्यों, मैग्नेट लाऊं तो मैग्नेट क्या खुद की फील्ड बनाएगी, तो क्या नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑस्टर्ड ने क्या देखा, तो यहाँ पे अगर मैं कंपास रखूं तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी, इधर तो कोई मैग्नेट नहीं, तो कैसे डिफ्लेक्ट हुआ। उसने और भी बात देखा कि भाई ऐसा अचानक कैसे हुआ, तो बाद में उसने करंट बंद कर दिया, स्विच ओपन कर दिया, वापस करंट बंद हो गया। तो उसने क्या देखा, वापस नॉर्थ साउथ अलाइन हो गया, उसने वापस स्विच क्लोज की, तो देखा कि वापस क्या डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब मैग्नेट तो है नहीं, पर मैग्नेटिक फील्ड पक्का है, कभी डिफ्लेक्ट हुआ होगा ना। तो क्या लगता है मैग्नेट फील्ड कहाँ से आएगी, एक्सपेरिमेंट वो तो ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है ऑब्जर्वेशन, हमें बाद में कंफ्यूजन लॉजिक लगाना है। बोलो, स्विच क्लोज की तो डिफ्लेक्शन मिला, स्विच ओपन की वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। इसका मतलब किसकी वजह से मैग्नेट फील्ड बनती है, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट फील्ड मिली, वरना नहीं मिली। तो उसने ऑप्शन लिखी है
कि सपोज करंट और बढ़े, करंट को अगर मैं और स्ट्रॉन्ग करूं तो उसने क्या नोट किया कि डिफ्लेक्शन और बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन और बढ़ रहा है। तो मतलब क्या, मैग्नेट फील्ड क्या हुई, और स्ट्रॉन्ग हुई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नेट फील्ड इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट बढ़ाओ उतना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, बाद में उसने क्या किया कि इसको कंपास को, ये सबसे करता है, कंपास को दूर लेके गया, कंपास को दूर लेके गया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि रिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये सब उसने ऑब्जर्वेशन किया। तो पहला ऑब्जर्वेशन था साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जैसे किया था ऑक्सफोर्ड ने। उसने क्या बोला कि जब भी कोई वायर से करंट पास हो मतलब क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, करंट भी क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर में वो स्टडी करना है। ओके, ये पूरा स्टडी वो सब करेंगे। उसके बाद का जो चैप्टर आएगा उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में। ये मटेरियल, हर एक चीज थोड़ी मैग्नेट होती है, ये कौन से मटेरियल का बना है, क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब कौन सा आएगा नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में स्टडी नहीं, इस चैप्टर में कौन सा ये वाला पार्ट, करंट का इफेक्ट स्टडी करना है। ऑक्सफोर्ड ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई करंट आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बट कम करता है। ठीक है, फॉर्मूला कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी और ने दिया, तो इसकी थियरी वो सब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड में भी नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए। मेन जो फॉर्मूला दिया था वो किसी और ने दिया था, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो वो लॉ है, लिखो, ये लॉ से स्टार्ट करते हैं। इसको बायोट सेवर्ट ऐसा नहीं कहते हैं, यूरोपियन नेम है, मैंने आगे बोला काफी सारे प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। इसको कहते हैं बियो सेवा। ठीक है, बियो सेवा लॉ। ये लॉ से हमें क्या है, फॉर्मूला मिलेगा। तो ये लॉ क्या कहता है वो समझाता हूँ, लिखना मत अभी। मान लो ऐसे एक वायर है, ठीक है, ऐसे कोई शीट का वायर है, इस वायर में करंट आई जाता है, तो वायर क्या करेगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो हमने देख लिया ऑक्सफोर्ड से। तो कोई पॉइंट ले लो, मान लो कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे तुम्हें जानना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए ना, कितनी वैल्यू चाहिए, तो क्या है, फॉर्मूला से। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इतना सा, ठीक, इसकी लेंथ क्या होगी, डी। अब इसको ना वेक्टर बनाना पड़ता है, जैसे एरिया को याद है वेक्टर बनाया था, कैसे करते हैं, ये अगर सपोज एरिया है तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसके परपेंडिकुलर। लेंथ को भी वेक्टर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन है, तो अपना डीएल क्या हो गया, वेक्टर बन गया। अब ये एलिमेंट इस पॉइंट से कितना दूर है, जो पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, उसके बीच में एंगल होगा, ये एंगल क्या ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एंगल जब लेना हो टेल सेम करनी होती है, तो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला नहीं होगा। ओके, तो ये लॉ क्या कहता है कि इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीवी लिखेंगे बहुत छोटी होगी, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक कांस्टेंट आता है हर बार, ठीक है, उधर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट, ठीक है, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर, ये लॉ। ये सब वैल्यूज वो सब डालोगे, क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये फॉर्म, ये कब यूज करते हैं, क्रॉस वाला आई कैप जे कैप फॉर्म दिया होगा, जब वैल्यूज दी हो तो क्या यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, नॉट अपॉन 4 पाई, फुल क्या हो जाएगा, आई तो ऐसा ही रहेगा फुल,
क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होगा डी एल आर साइन थीटा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। ये कब यूज करेंगे जब वैल्यूज, ठीक है। ये क्या है डी से बाद एक एलिमेंट की वजह से मिलता है, मुझे पूरे वायर की वजह से निकालना हो क्या कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो फॉर्मूला मिल जाए। ओके, ये लॉ है, ये बोर्ड में आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन लिख लेंगे और मेन पार्ट इसका जो यूज है वो हमें देखना है, इसमें डिराइवेशन अभी नहीं है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें पहले लॉ लिख लो, उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of magnetic field dB, the magnitude of magnetic field dB is proportional to the current I, is proportional to the current I, comma element length dl, element length dl, and inversely proportional to the square of the distance r, and inversely proportional to the square of the distance r, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, इधर डायरेक्शन देखो किस साइड dl क्रॉस r, याद है राइट हैंड थंब रूल, उससे निकालते हैं, मैं बताऊंगा, इसमें बस लिख लो, मैं अलग से बताऊंगा, कंटिन्यूएशन में लिखो, इस डायरेक्शन is perpendicular to the plane containing, its direction is perpendicular to the plane containing dl and r, to the plane containing dl and r, ठीक है, full stop. This is called Biot-Savart law. This is called Biot-Savart law. ओके, अब ये ड्रॉ करके लिख लो फॉर्मूला। हो गया क्या? और क्लियर
ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका एक है ना बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, पर कुछ थोड़ा और पहले लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले तो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पता है, इसका यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? ये अगर कभी वो क्या कहते हैं वो एक्सरे और वो सब करवाने जाते हैं तो उधर पता है अलग अलग मशीन आती है, सिर्फ एक्सरे थोड़ी होता है, सीटी स्कैन आता है, एमआरआई पता है, एमआरआई करके भी होता है, वो जो इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं उसको स्टडी करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तो चलो एक्सरे काम का है, पर यहाँ पे बोन्स के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसमें इंजरी हो तो एक्सरे कुछ काम करना, उसमें एमआरआई और वो सब करना पड़ता है, उससे पता चलता है, स्ट्रक्चर दिखता है। एमआरआई का फुल फॉर्म पता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ट्वेल्थ से स्टूडेंट तो काफी कुछ फिजिक्स पढ़ लिया है, यूट्यूब पे बस इतना लिखोगे ना एमआरआई इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आएगा अब कि कैसे ये सब बनता है। ठीक है, तो उसमें कभी कहीं कैसे जाओगे ना तो एमआरआई लिखा होगा उधर, बाजू में है ना एक और वैल्यू भी वो लोग डालते हैं, खास करके वो दिखाता है मशीन कितना पावरफुल है, लिखा होता है बाजू में 1T 2T 2.5T ऐसे लिखा होता है। वो जो T होता है ना क्या होता है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो एमआरआई मशीन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर किसी ने करवाया होगा तो रिलेटिव के साथ गए हो, वो मशीन के अंदर जब जाना होता है ना, जितने भी मेटल होते हैं ना, कोई भी वॉलेट या बेल्ट या कुछ भी पहना हो सब निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैग्नेट है तो सीधा तो अट्रैक्ट करेगा, तो वो T जो होता है वो क्या होता है? टेस्ला, वो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जितना ज्यादा उतना पावरफुल होगा। ठीक है ना, लिख लो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, कैपिटल T मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। ठीक है, कैपिटल T। और एक टेस्ला का मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन 1 न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ओके, ये कहाँ से आया तो इसका अलग फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे, अब चैप्टर में आएगा। अगर जानना हो तो अभी ये फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है F इक्वल टू IPL। ये क्या है? न्यूटन, I करंट L लेंथ है, तो एम्पियर और मीटर कहाँ पे नीचे आ जाएंगे? न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर। ठीक है, ये उसका यूनिट होता है। और इधर म्यू नॉट, जैसे उधर हमने वो चार्ज के केस में क्या एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, क्या कहते हैं उससे? एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी, म्यू नॉट को क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। ठीक है, लिख लो हियर म्यू नॉट इज, हियर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, PERMEABILITY, परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। ओके, और इधर इसकी वैल्यू भी है, वो भी ध्यान रखनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷, ये वैल्यू ध्यान रखनी। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है, यूनिट डालना पड़ेगा ना इधर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, इससे यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट क्या है? टेस्ला। तो आई कहाँ पे नीचे आ जाएगा? मतलब एम्पियर नीचे आएगा। इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मीटर इस तरफ, एम्पियर नीचे, तो क्या हो गया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, वो उसका यूनिट होगा, टेस्ला मीटर एम्पियर। ओके, अब इसका एक है ना, ये जो लॉ लिखा है उसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, उसका मेन पार्ट आते हैं, जिससे कंप्लीट और सब में प्रॉब्लम आते हैं।
इसमें क्वेश्चन लिखो, an element of length delta L equal to an element of length delta L equal to delta x I cap, an element of length delta L equal to delta x I cap, ब्रैकेट में लिखो डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस एट ओरिजिन, is placed at origin and carries 10 ampere current and carries 10 ampere current, carries 10 ampere current, ठीक, full stop. Find magnetic field, at a distance of find magnetic field at a distance of 0.5 meters on the y-axis. The distance of 0.5 meters on y-axis. ठीक है। साथ में सॉल्व करते हैं, एक ही प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्या है, पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस दी हुई है, एलिमेंट को कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है, और किसके अलॉन्ग रखा है, देखो लेंथ दे रखी है, यहाँ पे ओरिजिन पे रखा है और आई कैप के अलॉन्ग रखा है। ये ऐसे मैं एलिमेंट बना देता हूँ, ठीक है ना। ये अपना एलिमेंट है, ये कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और करंट क्या है, इस तरफ करंट, जिस तरफ लेंथ है उसी तरफ क्या है, करंट। और कहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है, वाई एक्सिस, यहाँ कहीं पे निकालनी है। ये अपना पॉइंट है, सी ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर, ठीक है ना। इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है, ड्रॉ कर लो, निकालते हैं। ओके, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की पहले वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, डी बी इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा यू नॉट अपॉन 4 क्या था, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पता है कितना है, 10⁻⁷, आई पता है, डी एल क्या होगा, डी एल मतलब क्या होता है, एलिमेंट की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो डीएल भी पता है, आर 0.5 मीटर, ठीक है। वो सब ऐसा ही में वो सब वैल्यू डाल देना। थीटा मुझे बताओ किसके बीच का एंगल है, डायग्राम अपना जो बायोसेवल लॉ लिखा हमने उसमें देखो थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पे डीएल इस तरफ है, आर मतलब इधर से ही देखना है, ये अपना आर वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है, कितना होगा थीटा, 90 डिग्री। तो वैल्यू डालो, देखो अब ऐसा ही डालना, निकाल।
कितने होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये 10⁻⁷, आई कितना 10 एम्पियर, ये कितना 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², sin 90 अपॉन r स्क्वायर 0.5 स्क्वायर। कर लो कैलकुलेट, कितना आ रहा है 4 इंटू -6 टेस्ला, ठीक है, ये अपनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब डायरेक्शन के लिए इस प्रॉब्लम मैं फिर अलग से बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालना है। इस प्रॉब्लम में डायरेक्शन होता है, क्या करना है dl क्रॉस r, ठीक है, तो इसमें लिख लो डायरेक्शन ऑफ फील्ड will be along dl cross r, direction of field will be along dl cross r, ठीक है, उसके along होगी। तो dl cross r निकालना है, dl कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में, तो आई कैप क्रॉस ये r कौन सी डायरेक्शन, जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होगी, के कैप के अलोंग, ठीक है, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू, ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इधर ये जो अपना पॉइंट है P, कहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड, के कैप, मतलब ऐसे बाहर की इस तरफ आएगी मैग्नेटिक, ठीक है, तो ये कौन सा बायोसेवल लॉ, ठीक है, वो हमने स्टडी कर दिया, तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम में और कोई अलग नहीं लिखना है, मीन पार्ट पे इसमें आते। अब लिखो आगे मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current carrying straight wire, magnetic field due to current carrying straight wire, magnetic field due to current carrying straight wire, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, इसका डिराइवेशन नहीं है, पहले था अब हट चुका है, बोर्ड में नहीं आएगा, सीबीएसई में भी नहीं आएगा, ये बता देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, उसको यूज ही करना। तो मान लो ये इतना वायर है, स्ट्रेट वायर है, आई करंट जा रहा है, अब मुझे यहाँ पे ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P, इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, क्या करना है ध्यान देना, ठीक है, सबसे पहले ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ले लो, ठीक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, ये आता। अब क्या करना है, ये एंड पॉइंट को ना इस पॉइंट से कनेक्ट करो, ये ऊपर वाला पॉइंट ऊपर, नीचे वाला पॉइंट नीचे, ठीक है, तो ये लाइन से ऊपर वाला पॉइंट इस तरफ ऊपर की तरफ कुछ एंगल बनाएगा, तो एंगल ले लेते हैं फाई, नीचे का पॉइंट कुछ अलग एंगल बनाएगा, ये ले लेते हैं फाई 2, तो मैग्नेटिक फील्ड D is equal to μ0 upon 4 pi I sin phi 1 plus sin phi 2 upon ये फॉर्मूला, ठीक है, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, एंड पॉइंट कनेक्ट करो, एंगल निकालो, तो इधर से इस फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये अब फॉर्मूला अगर देखो आया कहां से, तो जो बताया मैंने, एक एलिमेंट लो, उधर ये लॉ लगाओगे, बाद में क्या करना है इंटीग्रेशन, उससे आएगा आंसर। अगर एलिमेंट स्टडी की अच्छी प्रैक्टिस करनी हो तो ट्राई कर सकते हो, ग्रुप में डाल दूंगा, उसका डिराइवेशन पूरा है, पर वो नहीं पूछते, ठीक है, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना हो तो अच्छा, ओके। अभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बॉक्स बन रहे हैं, बना डायग्राम तो बना,
देखिए फॉर्मूला, ठीक है, इसको यूज करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो इसमें ना ध्यान देना, हर एक में अलग अलग शेप में डायरेक्शन अलग निकालते हैं। अगर स्ट्रेट वायर को, अगर स्ट्रेट वायर पास हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, कैसे बनाती है, अगर ये वायर है तो इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है ना, कैसे बनती है, सर्कल्स में, सर्कुलर लाइन पर, ठीक है। तो कैसे लाइन बनेगी, राइट हैंड थंब रूल लगा, राइट हैंड थंब रूल कैसे बता देता हूँ, थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन दिखाता है, फिंगर्स जो कर्ल हो रही है वो क्या दिखाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है। तो इस केस में करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, मतलब कैसा होगा, करंट ऐसे जा रहा है, कैसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी, ठीक है। तो ऐसे ही सर्कल्स बनेंगे, ऐसे सर्कल्स बनेंगे, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बनेंगे। ओके, पहले स्टेटमेंट लिखो, बाद में ये ड्रॉ कर लेना। A straight wire forms, a straight wire forms circular magnetic field. Straight wire forms circular magnetic field. ठीक है, circular magnetic field. Okay, full stop. Continue में ही लिखो. Its direction is obtained. Its direction is obtained by applying. Its direction is obtained by applying right hand thumb rule. Direction is obtained by applying right hand thumb rule. ठीक है, ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं, ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ। अब इसमें ना दूसरा भी तरीका डायरेक्शन का वो भी बता देता हूँ, इसका प्रॉब्लम भी बहुत काम आएगा हमें। तो जैसे वायर है, करंट आई जा रहा है, अब ये जो वायर मैंने प्लेन में बनाई, तो जो 3D में डायग्राम बना है, ये वायर उस प्लेन में ही है, तो सर्कल कैसे बनेगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऐसे जा रहा है तो कैसे सर्कल बनेगा, इधर से ऐसे बाहर जाएगा, समझना है, ऐसे फिंगर्स करोगे, इधर से बाहर जाएगा, घूम के यहाँ पे अंदर आएगा, और उधर से बाहर निकल के समझा रहा है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, बस इतना जानना है, इधर कैसा होगा, इधर कैसा होगा, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है और घूम के इधर अंदर आ रहा है, तो एक टाइम कन्वेंशन होता है, ये होता है टाइम कन्वेंशन। अगर डॉट बनाओ मतलब क्या है, बाहर निकल रहा है, क्रॉस बनाओ मतलब क्या होता है, अंदर, इनटू द प्लेन, ठीक है ना। तो ये भी ड्रॉ कर लो, यहाँ पे टाइम कन्वेंशन बाजू में लिख लेना, करो ये आगे ड्रॉ। क्या होगा, ये क्रॉस है मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन, और डॉट है मतलब आउट ऑफ द प्लेन।
ठीक है, ये क्रॉस और डॉट का ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्शन अभी हमें बहुत काम आएगा प्रॉब्लम में। इसमें ना दो केस है, स्पेशल केस है, वो एक बता देता हूँ, ठीक है, बाद में इसको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला लिखो, field due to infinitely long wires, field due to infinitely long wire, field due to infinitely long wire। अगर वायर infinitely long हो तो उसकी वजह से फील्ड कितना है, मान लो करंट आई यहाँ पे पॉइंट पी ली गई, ठीक है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार मान लो। अब ये क्या करना है, एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो φ1 एंड पॉइंट इसका कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, तो ये मेरा φ1 होगा और इधर भी नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये φ2 बता सकते हो, φ1 φ2 कितना होगा इनफाइनाइट तक, तो क्या हो जाएगा 90, ठीक है ना, 90 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऑलमोस्ट ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, तो φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे 90। फॉर्मूला लगाओ, अभी लिखा ना फॉर्मूला, V0/4 वाला लगाओ, फॉर्मूला देखो क्या है, sin φ1 sin φ2 वाला लिखा ना फॉर्मूला, वो लगाओ। क्या आएगा, V0/4 I by R sin φ1 plus φ2 मतलब sin 90 plus sin 90 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 और इधर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला V0I/4 कितना हो जाएगा 2πr। कितना बॉक्स में ये याद भी रख सकते हो, इनफाइनाइट वायर काफी बार आता है, कितना हो जाएगा V0I/2πr। ये पहला एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बस एक और पॉइंट लिख लो, इसमें लिखो ऑन द एक्सिस ऑफ अ वायर, ऑन द एक्सिस ऑफ अ वायर मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये वायर दिया हुआ है, ये वायर की क्या हो गया, एक्सेस हो गए, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूँ P, तो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा एक्सिस पे, लॉजिक से बता सकते हो क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा वो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, इधर से एंगल, इसका एंगल भी 0 बन रहा है, इसका एंगल भी 0 बन रहा है, ठीक है, और आर भी 0 हो रहा है, समझ रहा है, वो लिमिट आ जाती है, लिमिट वो सब पढ़ लिया क्या मैथ्स में, 0/0 इनफाइनाइट बाय 0 सब क्या अनडिफाइंड होता है, तो उसको स्टडी करना होता है, इसलिए बेटर क्या लॉजिक से करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सर्कल बनती है, एक्सिस से पास होगा क्या, इसके आसपास सर्कल्स बन रहे हैं, एक्सिस से पास होगा क्या, नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक, कोई फील्ड पास नहीं, ठीक है, 0 होगा, ड्रॉ कर लो।
ओके, अब इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा ध्यान में रखना है, वो sin phi1 प्लस phi2 वाला, और कौन सा ध्यान रखना है, ये इनफाइनाइट वायर आ जाए तो डायरेक्ट ये यूज करते हैं, और उतना ही इम्पोर्टेंट क्या, डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना, डायरेक्शन भी उतना ही काम आएगा। ओके, इसके बेस पे इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बाद में अलग पार्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एन infinitely long wire, infinitely long wire along y-axis, infinitely long wire along y-axis carries 2 ampere current, carries 2 ampere current along plus y, 2 ampere current along plus y. See, okay. Find speed at find speed at 3,4. Find speed at 3,4. Diagram कर दो। इसमें डायग्राम एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, वायर जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये वायर है, कितना करंट जा रहा है उसमें से आई अभी ले लेते हैं, और कहाँ पे फील्ड फाइंड करनी है, 3,4, 3,4 यहाँ कैसे होगा। ठीक है, अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ध्यान दो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट यूज कर लो, क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब वैल्यूज डाल देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की लिखवाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होगा 10⁻7, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना होगा 2 into 10⁻7, तो इसकी वैल्यू 2 into 10⁻7, आई कितना 2, आर मुझे बताओ आर क्या होगा, 5 होगा। आर के लिए पता है क्या करना होता है, आर के लिए आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पॉइंट है मेरा, तो आर क्या होगा, ये होगा ना, ये मेरा आर होगा, तो कितना होगा ये कितना होगा 3 या 4, 3। ठीक है, ये कितना होगा 3, नीचे 3। ठीक है ना, कितना आ गया 4/3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, और डायरेक्शन भी तो चाहिए, डायरेक्शन चाहिए ना, सर्कल इमेजिन करो, बताओ कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, कैसे सर्कल हो रहा है, ये करंट है तो फिंगर बस इतना हो, ऐसे पूरा ऊपर मत करना। ठीक है, इतना ही करो, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे आ रहा है फिंगर, मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे सर्कल, तो कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कौन से डायरेक्शन, -k है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी माइनस, बस ऐसे डायरेक्शन।
ठीक। ओके, ड्रॉ करो कितना वायर दिया हुआ है। इसमें लिखो फाइंड फील्ड एट 5,0, फाइंड फील्ड एट 5,0। अब देखो फाइनाइट वायर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो साइन 5,1 प्लस साइन 5, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्रोसीजर बताएगा, एक बार ये खुद ट्राई करना है। इसलिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट दिया है, क्या करना है? सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे क्या मिल जाएगा? आर। बाद में क्या करना है? आर आ गया, बाद में क्या करना है? डायग्राम देखो क्या करना है। उसके बाद क्या करना है? एंड पॉइंट कनेक्ट करो, तो उससे क्या है? एंगल बनेगा 5,1 और 5,2। बाद में वैल्यू करो, ट्राई करो, और लास्ट में डायरेक्शन निकाल देना। क्या? हाँ, माइनस
तो सॉल्व करते हैं। पॉइंट कौन सा दिए, यहाँ पे निकाल दो 5,0 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। 5,0 ये अपना पॉइंट है P। तो R क्या यही होगा, जितना R हो जाएगा ना 90 डिग्री, मतलब R किसके बराबर हुआ 5, R तो अपना 5 आ गया, ठीक है। अब क्या एंड पॉइंट को कनेक्ट करो, ये कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल ∅1 और ये एंगल ∅2, ठीक है। ऊपर वाला एंगल ऊपर, नीचे वाला एंगल नीचे, ठीक है। अब ∅1 बता तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। ∅1 कितना होगा 45 होगा, ये भी 5 है, ये भी 5 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 45 बनेगा। ∅2 बता सकते हो, ये 5 है, ये 5√3 है, तो tan phi 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5√3 अपॉन 5 कितना है √3, मतलब ∅2 कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 5√3 कितना आएगा 60 डिग्री है, ओके। तो फॉर्मूला डाल दो B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I बाय R sin ∅1 प्लस sin ∅2, तो कितना होगा ये 10⁻⁷, I कितना है 2 एम्पियर, R कितना होगा 5 sin 45 प्लस sin 60, ठीक है। वो बाद में वैल्यूज वो सबको डाल देना, ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं बिगाड़ना। ये 1/√2, ये कितना होगा √3/2 आ जाएगी उससे वैल्यू। मुझे डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड रूल लगाना है, करंट नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक के अंदर जाएगी, तो ऐसे घूम के इधर क्या आएगी बाहर आएगी, तो बाहर की तरफ है, मतलब क्या आएगा डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन होगा ठीक है, ओके। ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो, इधर ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर दिया है, ये वायर है, पॉइंट P पे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है, ये ट्राई करें।
सॉल्व करना है। इसमें देखो ये वायर तो इधर आगे की तरफ दिया है, पॉइंट इधर वाई एक्सिस से है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले कि अगर ये वायर है, ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बन ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वायर की एक्सिस ही देखिए, तो ये वायर की लाइन है पूरी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही होगा, ये अपना आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेना है क्या, वायर की लाइन से ही लेना है, तो ये आर तो वही रहेगा, मतलब आर कितना होगा बोलो, आर कितना आ जाएगा 3। अब एंगल के लिए तो सेम, ये आर की लाइन है, एंड पॉइंट्स कनेक्ट कर दो, ठीक, ये एंड पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए, ये एंगल आर के साथ देखना है, ये एंगल φ1 है, φ2 कौन सा ये वाला एंगल होगा, आर के साथ देखना, ये पूरा एंगल, ये कितना होगा φ2, ठीक है। φ1 मुझे बताओ, φ1 कितना होगा, ये 3 है, ये 4 है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये 3 है, ये 4 है, तो 10 φ1 कितना होगा 4/3, मतलब φ1 कितना है 53 डिग्री, तो φ1 कितना है 53 डिग्री। φ2 बोल, φ2 मतलब पूरा एंगल, पूरा ट्रायंगल देखो, 10 लगाओ, 10 φ2 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप शायद फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल पूछना चाह रहे हैं। 3√3 ट्रायंगल के तीनों अपॉन एंगल्स का कुल योग, बेस कितना है 3, कितना है √3, तो इधर से φ2 कितना आ गया 60 डिग्री। तो इधर है ना एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ना स्टार मार्क कर देना, इधर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखो इसमें जब हमने वो फॉर्मूला लिखा था, वो डायग्राम निकालो, φ1 φ2 वाला जो पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था ना, वो डायग्राम निकालो, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा था हमने, उसमें φ1 देखो ऊपर की तरफ था, φ2 किस तरफ था, नीचे की तरफ, मतलब एक एंगल एक साइड होना चाहिए, दूसरा एंगल ऑपोजिट साइड होना चाहिए। इधर देखो दोनों एंगल एक ही साइड, तो उस केस में एक एंगल क्या लेना पड़ता है नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सा एंगल नेगेटिव, जो छोटा है वो हमें मैग्नीट्यूड का मतलब है, तो ये करेक्शन करना है, ध्यान रखना है, मार्क करके रखो इसको, राइट पेन हो तो छोटा एंगल क्या एक नेगेटिव हो जाता है, दोनों आमने सामने होने चाहिए, एक ही साइड पे हो तो एक एंगल क्या लेना होता है माइनस, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब तो फॉर्मूला लगाना है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 π I/r sin φ1 प्लस sin φ2, तो इसमें μ0 अपॉन 4 π 10⁻⁷, I कितना है 2 एम्पियर, r कितना है 5, sin φ1 देखो sin φ1 कितना है -53, साइन माइनस में हो तो क्या थोड़ा माइनस हो जाता है, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन 53 प्लस साइन 2, ठीक है ना, ये आएगा। जब R3 है, हाँ R3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये वाले, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, तो ये कुछ पता होना चाहिए, ध्यान रखना है हमें। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इतनी डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन के लिए तो सही बोला, राइट हैंड कंट्रोल ही करना, सर्कल विजुअलाइज करो कैसे सर्कल, जैसे हम लोग इस तरफ, तो फिंगर्स अंदर की तरफ कर लो, मतलब इधर से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ये लाइन है, ऐसे सर्कल्स बनेंगे, तो पॉइंट तीसरे को कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो क्या है डायरेक्शन माइनस के, ठीक है, डायरेक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, माइनस के विल बी द डायरेक्शन। ये एक हो गया, एक दो प्रॉब्लम और करवाने, बाद में दूसरे काट पाएंगे, ये ड्रॉ करो।
लिया ड्रॉ। देखो इसमें फाइंड द पोजीशन where net magnetic field is 0. Find the position where net magnetic field is 0. Net magnetic field is 0. ठीक है, वो फाइंड करना है। इसमें देखो 3 पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे हम फील्ड निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे लेफ्ट साइड, मिडल और राइट साइड। एक बार यहाँ पे देखते हैं। इस वायर की वजह से मुझे बताओ इधर फील्ड क्या होगी। ये वायर 1 ले लेते हैं, ये वायर 2 ले लेते हैं। 1 की वजह से बताओ इधर फील्ड कहाँ से होगी। विजुअलाइज करो सर्कल। ऐसे करंट जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल। इधर से क्या बाहर निकलेगा, इधर से अंदर जाएगा। तो इस तरफ क्या है, बाहर की तरफ। पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर निकलेगी। अब तो इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से यहाँ पे निकल देखो हम इधर से क्या बाहर ही निकल रहा है ना, बाहर से अंदर जाएगा। तो इधर भी दूसरे वायर की वजह से भी क्या है, बाहर निकल। समझदार है, इधर कैंसिल हो सकता है, फील्ड कैंसिल हो सकती है ना, इधर तो फील्ड ऐड हो गया। तो वही सेम बीच में देखो, यहाँ पे देखो। बोलो कहाँ पे कैंसिल हो सकता है। इस वायर की वजह से देखिए, यहाँ पे देखना है। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही थी, इधर घूम के अंदर जाएगी। तो पहले वायर की वजह से क्या अंदर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे वायर की वजह से यहाँ पे निकालना है, ये वायर है तो इधर से देखो बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर जाके अंदर। समझना है, इधर से बाहर निकलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ। तो इधर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले वायर की वजह से इधर से बाहर निकल रहे हैं, सर्कल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की वजह से, इसके पहले वायर की, दूसरे वायर की वजह से होता, दूसरे वायर की वजह से क्या इधर है, इधर से बाहर निकल रहे, यहाँ से क्या जाएगा अंदर। वायर की एक तरफ अगर बाहर निकलता है तो दूसरे तरफ अंदर ही जाता है। तो इधर भी दोनों अंदर की तरफ क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, ये नहीं चलेगा, सिर्फ बीच में ही कैंसिल होता है। तो फाइंड करनी है पोजीशन। मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं P, ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r-1। बोलो कैसे सॉल्व होगा ये अगर पॉइंट ले, बोलो कैसे सॉल्व करिए, x निकालना है। कैंसिल हो रहा है तो क्या कर सकते हो, b1 इक्वल टू b2, तो फॉर्मूला लगा करो, सॉल्व करो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। b1 इक्वल टू b2 करना है, कैंसिल हो जाएगा।
3 अगेन आ रहा है कुछ आंसर x निकालना है क्या है R/3 आ रहा है चेक करो इसमें क्या करना है b1 इक्वल टू b2 अब b1 मतलब क्या इसके स्थिति इनफाइनाइट वायर है इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला में पता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई पहला वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट तो I है कितना डिस्टेंस है x इज इक्वल टू दूसरे की वजह से म्यू नॉट करंट इसमें कितना है 2I अपॉन 2 पाई तो उसका डिस्टेंस कितना है r माइनस तो इनको सॉल्व करना है म्यू नॉट और 2 पाई तो कैंसिल I भी कैंसिल हो गया तो r माइनस x इस तरफ तो ये कितना हो गया 2x तो सॉल्व करो x कितना आ गया r/2 ठीक है ठीक है ये एक पार्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन a square loop of side L having n turns capital S carries current I ठीक है find field at the center तो क्या होगा इसमें जैसे स्क्वायर लूप दिया हुआ है ठीक है और इसमें मल्टीपल टर्न्स है ठीक है ऐसे घुमा रहे n बार घुमा रहे और इसमें करंट क्या दिया हुआ है I दिया हुआ है तो कोई भी डायरेक्शन ले लेते ठीक है लूप में घूमेगा ऐसे करंट क्या है I और साइड क्या दी हुई है L ठीक है साइड L दी हुई है और फील्ड कहाँ पे निकालनी है सेंटर पे यहाँ पे फील्ड निकालनी ठीक है इसमें अप्रोच थोड़ा सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या करें इस वायर की वजह से निकाल सकते हो क्या सिर्फ एक सिंगल में वायर मानो उसको ये एक मेरा वायर है उसको ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हो कौन सा ये फाइनाइट वायर है तो क्या इधर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड पॉइंट कनेक्ट करो तो इस वायर की वजह से निकाल सकते हो उतना एक बार निकाल वो sin phi1 sin phi2 वाला फॉर्मूला है एक सिंगल इस वायर की वजह से निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ phi1 phi2 लाओ
इसने निकाल दिया वो एक वायर की वजह से, तो अगर सोचो कि दूसरी साइड की वजह से कितना होगा, सॉल्व मत करना, सोचो कितना होगा, कुछ आइडिया लगना चाहिए। डायरेक्शन देखो, कुछ आइडिया लगेगा। કોઈને ચેન્જ કરાવવાની કે ઘરે રહી કોઈ કાપી દેજો પાછી ચેન્જ વાળું કોઈ છે એને બધાને બે બે મળી છે ને ધીરે તને બી બે થતી છે બધી મેં બાકી છે છુપાય છે શું કરવાનું મારા આંખના કેમેરા બહુ ભારી છે જતા પછી તમને મળી જતા
एक वायर की वजह से निकालते हैं। ये इस वायर को ले रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ही होगा, आर कितना होगा, L/2 होगा। एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये एंगल आ गया ∅1 ∅2, बोलो ये कितना होगा, ∅1 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्री है। एक को प्लस एक को माइनस क्यों क्या करो, दोनों ऑपोजिट साइड पे, तो दोनों पॉजिटिव, एक साइड पे हो ना तो नेगेटिव, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, μ0/4π I/R मतलब L/2 sin 45 प्लस sin 45, तो कितना होगा ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, तो कितना हो जाएगा μ0I/√2 π या मैं सब कैंसिल करके आंसर, ये कैंसिल हो गया 2, इधर कितना आएगा √2 और 2, नीचे क्या बचेगा √2। ये क्या है ड्यू टू वन साइड, एक साइड की वजह से आया, ठीक है। अब ये मेन पार्ट, ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। देखो ध्यान दो, दूसरी साइड अगर मैं ये साइड लूं, इस साइड की बात करूं, तो अब अगर मुझे सेम फॉर्मूला वो सब लगाना है, आर क्या होगा, L/2 होगा, एंगल्स सेमी रहेंगे, सबकी वजह से क्या है सेमी आया ना, तो और हाँ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड करो इससे जा रहा है, क्या होगा अंदर की तरफ, इधर से बाहर आएगा, ऐसे अंदर जाएगा, इसकी वजह से अंदर की तरफ, एक लूप में होता है ना सब में सेमी है। तो एक स्क्वायर की वजह से कितना होगा, बोलो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एक स्क्वायर की वजह से कितने हो जाएगी मैग्नेटिक इंटू 4 कर देना डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 μ0I/√2 πl और स्क्वायर में वो कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, तो फॉर n टर्न जे स्क्वायर का निकला है n स्क्वायर से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइनली कितनी आ गई n 4 μ0I/√2 πl, ये मैग्नेटिक। ठीक है, तो ऐसे देखो इसमें क्या है बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जैसे वेरिएशन बहुत आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन उस सबका ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ये सब भी चैप्टर छोटे हैं, मतलब ऐसा मान लो 2-2.5 हफ्ते का काम है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये जो एडवांस के स्टूडेंट है जो दोपहर को आए थे, जिनको शीट में जो रुक जाओ, बाकी जाना हो तो जा सकते हो, ठीक है, वो सब रुक जाओ। यहाँ पे सर ये ग्रुप में सिलेबस का अगर कंफ्यूजन हो, ग्रुप में जो मैसेज आता है ना वो सिलेबस, ठीक है। इस बार चेंज हुआ है, टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं इसलिए, ठीक है ना, ग्रुप में जो मैसेज आया वही अपना सिलेबस, ठीक है।
ये डीपीपी डीपीपी तो वही कही है ना सबको। इसमें स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना, ऐसे ही डीपीपी आएगी, ठीक है ना। इतना कर लो ना, ये मतलब मान लो एडवांस का ना अच्छा बेस बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इतना हो जाए ना, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आ जाओ। अगर उसमें मुझे लगे, मतलब हर एक चैप्टर में हम देखेंगे, अगर मुझे लगे कि एक्यूरेसी कम आ रही है पीवाईक्यू में, तो और दूसरी डीपीपी दूंगा, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करो, मतलब ऐसे चेक करेंगे। अगर एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है तो मतलब मान लो कि वो चैप्टर इनफ स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। और फिजिक्स में ना कुछ टॉपिक्स आएंगे जो एडवांस में है, इनमें नहीं है। इसमें ये एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन देखा हुआ, पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ। पोटेंशियोमीटर भी क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो पोटेंशियोमीटर मतलब क्या है, एक सर्किट को सॉल्व करना है। वो मीटर ब्रिज देखा ना हमने, वायर होता है, वो वाला ही केस है। पोटेंशियोमीटर में भी वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, टारगेट इसमें दे रहा हूँ, ये पूरी हो गई या बाकी? तो कल भी फिजिक्स है, तो कल तक ट्राई करो कंप्लीट करने की, ठीक है। थर्सडे अब जो मेरा डिस्कशन होगा ना, क्या करेंगे क्लास के बाद में, बस 5 बजे के बाद डिस्कशन होगा, ठीक है। ये डीपीयू में डाउट्स और वो सब जो भी है, ओके। और आपस में डिस्कस करना, और एक ग्रुप हो गया ना, उसमें ऐड नहीं हुआ है, वो तो मैं कर दूंगा, उधर वाले भी मिक्स हो जाएंगे, तो सेमी डीपीयू गई है, तो क्या आपस में डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, ये पोटेंशियोमीटर, ये इतना करना है, एक टारगेट दे रहा हूँ घर के लिए। पोटेंशियोमीटर के मैं नोट्स भेज रहा हूँ, सिंपल पोटेंशियल मेथड में आती है, सर्किट सॉल्व करना भी आता है, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर ट्राई करो, उसकी थियरी है, थियरी पढ़ना, एक आध प्रॉब्लम देख सकते हो, पर अभी से ही बता देता हूँ, सर्किट ही सॉल्व करना और कुछ नहीं, ठीक है। एक आध प्रॉब्लम देखो, दूसरे अपने आप ट्राई, इसके मत करना, पहले जो थियरी भेज रहा हूँ मैंने उसके ट्राई करना, ठीक है। जैसे आगे याद हो तो ग्रेविटेशन के भेजे थे ना, इसके भी भेज रहा हूँ, ट्राई करो। ना समझ में आए तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो ट्राई करो, उसके बाद ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी थियरी अभी भेज देता हूँ मैं, वो कर, ठीक है। पूरी पीडीएफ है, उसमें नीचे देखना पोटेंशियोमीटर आएगा, ठीक है, वो ओके। पतला सिलेंडर रेजिस्टेंस तो dr इक्वल टू रो, dr इज a to the surface area, weighted to the surface area to 2 लेंथ के लेवल लेंगे, और इस वजह से आंसर मिलेगा। लेंथ और आपके लिए तो ले लो dr હવે અહીંયા નહીં આ બધું સીધી કનેક્શન આવી જ આવે છે, બધું કરવાનું ઇન્ટિગ્રેશન આથી આ આવો બધું કરવાનું।